नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो के जरिए लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सुशांत केस में सीबीआई जांच से क्यों डरी उद्धव सरकार। इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, एक्टर सुशांत सिंह की मौत का राज गहराता जा रहा है और आज सुशांत केस में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील ने यह दावा किया कि जिन परिस्थितियों में सुशांत का शव मिला वो संदिग्ध है। गले पर बेल्ट के निशान मिले। अगर सुशांत का मर्डर हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच की जरूरत है। अदालत में पहली बार ये दलीलें पेश की गई कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या हुई है उसकी, जिससे इस मामले में नया मोड़ आ गया है। क्या हुई थी सुशांत की हत्या? सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का दावा नंबर 1। किसी ने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटका हुआ नहीं देखा। सुशांत की बहन जब वहां पहुंची तो उसका शव बेड पर पड़ा हुआ था। बिहार पुलिस जब जांच के लिए मुंबई गई तो 2 अगस्त को विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया। 3 अगस्त को आदेश पास किया गया कि बाहर से आने वालों को क्वारंटीन में रहना होगा। जाहिर है ये जांच पर पर्दा डालने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का दावा नंबर 2। सुशांत के पिता और उनकी बहन अलग थलग पड़ गए थे। सुशांत के पिता उससे बात करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उसे परिवार से दूर कर दिया था। सुशांत के गले का निशान देखिए, वो रस्सी का निशान नहीं बल्कि बेल्ट का निशान है। अगर सुशांत का मर्डर हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का यह दावा मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि पहली बार कानून की चौखट पर सुशांत की मौत के पीछे हत्या का दावा किया गया है। जिस केस को महाराष्ट्र पुलिस डे 1 से खुदकुशी बता रही है, उस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सीबीआई बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच का जिम्मा पहले ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो बिना एफआईआर के किया है। मजिस्ट्रेट के सामने सुशांत की मौत को लेकर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सुशांत के शरीर पर घाव या फ्रैक्चर को लेकर कोई बेसिक रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। और रिया चक्रवर्ती की ओर से दायर अर्जी पर दिन भर दलीलों का दौर चला। रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवार ने कहा कि 38 दिन बाद पटना में एफआईआर का कोई औचित्य नहीं, मुकदमे के पीछे राजनीतिक मंशा है। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच पर आपत्ति दर्ज कराई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी, बिहार पुलिस ने कैसे जांच को सीबीआई को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एफआईआर को दूसरे राज्य ट्रांसफर करने का अधिकार है। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने जो किया वो गैर कानूनी है। करीब 3 घंटे तक चली इस सुनवाई में रिया और महाराष्ट्र सरकार के वकील दोनों की ओर से इस मामले में पटना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने और बाद में इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर सवाल खड़े किए गए। दोनों की ओर से कहा गया कि पहले इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और उसके बाद अगर महाराष्ट्र सरकार को सही लगता है तो मामले को बेशक सीबीआई को जांच के लिए दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सुशांत के पिता के वकील और बिहार सरकार दोनों की ओर से कहा गया कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दरअसल जाँच ही नहीं की है। जाँच के नाम पर जो कुछ हुआ है वो एक धोखा है, कवर अप करने की कोशिश है। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस की वजह से सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली गई और क्या रिया का राज अब खुलने वाला है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई जैसा कि उनके वकील
ने आज सुप्रीम कोर्ट के, उनके पिता के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया। आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, क्योंकि इसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान हम बताएंगे कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आप इस कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो भी बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम तुरंत उसे कार्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे। इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं कि हम इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल आज जुड़ गया है। मेरे साथ उज्जवल निकम साहब हैं, देश के जाने माने वकील, और उन्होंने देश से जुड़े हुए जितने भी बड़े केसेस मुंबई में हुए हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो, चाहे वो 26/11 की ट्रायल हो, या मुंबई में जो ट्रेन धमाके हुए थे, सबके केस लड़े हैं। मुंबई पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन से बेहद परिचित हैं। सुदेश वर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मृत्युंजय कुमार सिंह साहब बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और एक IPS अधिकारियों की जो एसोसिएशन होती है उससे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुद पुलिस अधिकारी है। ममता काला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगी। संजय गुप्ता जी, ये भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और साहिल आदित्य रत्न, ये एक राइटर और डायरेक्टर हैं, ये मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उज्जवल जी मैं आपके पास आऊंगा, और मैं चाहूंगा कि सना को लाइन अप कर लें। हमारी एक दर्शक सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। उज्जवल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर CBI जांच हो रही है, ज्यूरिडिक्शन का मामला अलग है, तो सरकार इसका पुरजोर विरोध क्यों कर रही है कि नहीं CBI जांच नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करे? आपको नहीं लगता मुंबई पुलिस कई सारे सवालों के घेरे में है? क्योंकि मैंने अभी ट्वीट किया है कि पालघर साधु हत्या के मामले में भी उस पर कई सवाल उठे थे, और आज उसके 20 आरोपी जिन्होंने कैमरे पर 2 संतों को मारा, उनको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं कर पाई महाराष्ट्र पुलिस। तो देश की सबसे इफिशिएंट माने जाने वाली पुलिस आखिर सवालों के घेरे में क्यों है? दीपक जी, मैं मानता हूं कि जो भी मामले में हो रहा है उससे न सिर्फ मैं कि पूरा देश व्यथित इसलिए है कि महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस में जो टकराव चल रही है, जांच का अधिकार किसको चाहिए? कानून एक बात कहता है और दूसरे बात इमोशन की बात चल रही है। हमें भावना से काम नहीं लेना चाहिए, हमें यह देखना है कि सच ढूंढना चाहिए, और सच ढूंढने के लिए जो भी कुछ कानूनी मदद होती है वो करनी चाहिए। लेकिन जो बम्बई पुलिस और बिहार पुलिस के टकराव की वजह एक ही है कि बम्बई पुलिस कह रही है कि हमें इसका अधिकार है जांच का, बिहार पुलिस कह रहे हमारे यहाँ FIR दर्ज हुई, सुशांत के पिता यहाँ रहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन वही हुई है। ये बिहार पुलिस का कहना सरासर गलत इसलिए है, ये कोई सिविल सूट नहीं है। बिहार के DGP पांडे जी से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक इमोशनल आर्गुमेंट कार्ड पे करा कि बम्बई पुलिस 40-42 दिन कुछ नहीं कर पाई, FIR हमारे यहाँ दर्ज हुई। लेकिन कानून ये स्पष्ट कहता है कि जब बम्बई पुलिस इंक्वेस्ट टू डेथ की इंक्वायरी कर रही थी, और उस इंक्वायरी में कॉग्निजेबल ऑफेंस जो बम्बई पुलिस ने आज तक अपने कांच नहीं खुले, उसमें कोई महसूस उनको नहीं हुआ, इसलिए उसने FIR नहीं दी। अभी देखिए, कानून की यह स्पष्टता है कि जहां गुनाह होता है, यानी सुशांत जी का मृत्यु जहां बम्बई में हुआ, वही कोर्ट को ये मामला चलाने का अधिकार है। सवाल अब यह है कि CBI को देने में कुछ महाराष्ट्र सरकार की ऐतराजी है क्या? महाराष्ट्र सरकार को कोई ऑब्जेक्शन है? जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, कानून का विद्यार्थी के हैसियत से, CBI हो या बिहार पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, अब तीनों एजेंसी इस शक के इकट्ठे में घर में आ गए कि किसी ने भी इंक्वायरी की, किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन किया, तो आम आदमी उस पर उंगलियां उठाने वाला है। CBI ने इंक्वायरी की तो आम आदमी यही कहेगा CBI सेंट्रल एजेंसी है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। बिहार पुलिस ने तो महाराष्ट्र पुलिस कहेंगे, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस। इस तरह का जो झगड़ा चल रहा है, और मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण अब ये कह रहा हूं, आमतौर पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कि महाराष्ट्र का कोई भी मुलजिम अभी लंदन में नहीं भागेगा, वो सीधा बिहार में जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि बिहार की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस उसको ढूंढने के लिए तो कोऑपरेट नहीं करेगी,
अब बिहार का कोई मुलजिम महाराष्ट्र में आता है तो बिहार पुलिस को डर है कि महाराष्ट्र पुलिस कोऑपरेट करे। इस स्थिति जो तनाव है, मुझे लगता है ऐसी हालत में सीबीआई इंक्वायरी मॉनिटर बाय द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, ताकि सिर्फ सीबीआई पर अगर काम सौंप दिया तो भी लोग शक खड़ा कर सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उससे अपन वाकिफ अपने को ओबे करना ही होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल आपसे पूछूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस ऐसी तो ना थी। सीधे मृत्युंजय कुमार सिंह के पास चलूंगा। मृत्युंजय कुमार सिंह जी, उज्जवल निकम साहब कह रहे हैं कि आपका कोई ज्यूरिडिक्शन तो बनता ही नहीं, एफआईआर दर्ज करना ही गलत है। आपने किस आधार पर दर्ज की एफआईआर, बताइए। सर, हमारे सीआरपीसी में अधिकार है 90 में, 91 में, 100 में, 156 क्लोज 2 में, 165 में, 166 में कोई भी व्यक्ति एफआईआर अगर लॉन्च करता है तो एफआईआर हम दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि इसकी जांच वगैरह का, जब एफआईआर लॉन्च होगा नेचुरली हम जांच करेंगे। जांच के लिए वहाँ जाते हैं। जांच अगर हम जाके जांच के लिए जाते हैं, हमारे अधिकारी वहाँ 3-4 दिन 5 दिन घूमते हैं, उसके बाद वहाँ पर अधिकारी से ही मिलते भी हैं। जहाँ तक बातें आई है, बोलते हैं कि ठीक है, आपको हम जो भी है चीज़ है, हम आपको बहुत सारी चीज़ हमारे पास है, आपको हेल्प करेंगे। करते नहीं हैं। अगर उनको लगता था कि एफआईआर अगर इनका लॉजिकली या कानूनन अगर सही नहीं है, कहते कि भैया आप कानूनी रूप से जाइए, कोर्ट से के माध्यम से आइए। लेकिन उसके बाद एक आईपीएस अधिकारी जाते हैं, उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो ये तथ्य सब कुछ दिखता है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि उज्जवल जी ने बोला कि आज के डेट में इंग्लैंड कोई नहीं भागेगा, बिहार आएगा। नहीं, हमारा संस्कार संस्कृति भारत का है, वो बिहार का अतिथि देवो भव। मुंबई पुलिस पहले भी आई है, हमने हर बिंदु पर हर जगह सहयोग सपोर्ट किया है। आज भी मुंबई पुलिस आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं अपराधी अब लंदन नहीं भागेगा, अपराधी बिहार आ जाएगा। वो ये कहेगा कि मुंबई पुलिस का झगड़ा तो बिहार पुलिस से। उज्जवल निकम साहब ने आर्गुमेंट दिया, लेकिन आपकी बात जायज है। मैं सीधे उज्जवल निकम साहब के पास सम्मान के साथ मैं सम्मान करूंगा, आज भी वो आवे, मैं सम्मान करूंगा। नहीं, वो कह रहे कि आप मुंबई का अपराधी बिहार में छिप जाएगा। वो ये कहेगा कि मुंबई पुलिस से तो मुझे बिहार पुलिस बचा लेगी। उज्जवल निकम साहब ये तर्क दे रहे हैं। बिहार, सर दीपक जी, नहीं, दीपक जी, बिहार में कानून के साथ विकास की सरकार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कानून के साथ समझौता नहीं करते हैं। ना यहाँ पर किसी को बचाया जाता है, ना किसी को फंसाया जाता है। यहाँ पर न्याय के लिए यहाँ के माननीय विधायक हो, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, कोई बचता नहीं है। यहाँ पर बचने का सवाल नहीं है। मुंबई पुलिस का कोई अपराधी आएगा, मेरा कर्तव्य है कानूनी दायरे में जो भी होगा, बड़ा चेहरा हो छोटा चौड़ा हो, हम न्याय के साथ होंगे, मुंबई पुलिस के साथ खड़े होंगे और निश्चित तौर पर चाहेंगे कि अपराध वहां किया है वो दंडित हो, उसकी गिरफ्तारी करने में सहयोग हो। उज्जवल निकम साहब, मेरे 2-3 आर्गुमेंट है जिससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस न्याय नहीं कर रही है। आप खुद जानते हैं सतीश मानेसिंदे किस कैलिबर के वकील हैं, और रिया चक्रवर्ती जैसी डी ग्रेड की एक्ट्रेस जिसको कोई जानता नहीं है, एकाएक मिनटों में वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट, बिहार की पुलिस आती है तो बता देते भाई आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आपने गलत एफआईआर की, हम सहयोग नहीं कहेंगे। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? एक पुलिस स्टेशन भेजा, दूसरी में भेजा, आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर लिया। इससे कहीं ना कहीं शंका तो हो रही है ना मुंबई पुलिस के ऊपर, उसके पॉलिटिशियंस के ऊपर। उनके एक नेता ये बयान दे रहे हैं कि भाई सुशांत के पिता ने तो 2-2 शादी कर ली थी। मुझे बताइए, अगर इसको पॉलिटिकल बनाया गया तो ऐसे बनाना ये पॉलिटिकल। मुझे बताइए, आपके गले उतरती है कि रिया चक्रवर्ती को कौन बचा रहा है? सतीश मानेसिंदे मिनटों में उनके साथ वकील खड़े हो जाते हैं, जिनकी शायद महीने साल की जितनी कमाई होगी वो एक हियरिंग के लिए लेते होंगे सतीश मानेसिंदे जी। मैं कोई मतलब बहुत जाने माने वकील है, बहुत काबिल वकील है, मैं सम्मान करता हूं उनका, और वो किसी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन ये सवाल शक पैदा करते हैं। दीपक जी, बम्बई पुलिस ये बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है। मैंने उनके कई ऐसे मामले चलाए, 93 के बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट हो, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्ब ब्लास्ट हो, गुलशन कुमार मर्डर केस हो, अजमल कसाब पाकिस्तान के, और कई संगीन, प्रमोद महाजन मर्डर केस हो, कई ऐसे संगीन मामले महाराष्ट्र में चलाए। महाराष्ट्र पुलिस की काबिलियत पर सवाल करना ये गलत है। अब रहा सवाल ये, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि एफआईआर हमने दर्ज की। एफआईआर इस देश में कहीं भी दर्ज होती है। कानूनी सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करना आमतौर पर होता है, जो बिहार ने किया है। अभी मैंने एक सुना, मैं दीपक जी दावे के साथ कह सकता हूं
बिहार के डीजीपी पांडे साहब और मृत्युंजय जी भी हर बार अपने डिबेट में बिहार के मुख्यमंत्री को लेके आते। क्यों इस प्रकार की राजनीति करना ठीक है? मैं पहली बार मेरे जिंदगी में देख रहा हूं कि बड़े पुलिस ऑफिसर डिबेट में पार्टिसिपेट होते हैं और दूसरे स्टेट के पुलिस पर कीचड़ उठाते हैं। मैं मानता हूं कि बंबई पुलिस की कुछ गलतियां हुई, नहीं हुई ऐसा नहीं है। बंबई पुलिस ने खुल के आना चाहिए था कि इंक्वेस्ट की इंक्वायरी में क्या निकला, क्या नतीजा हो, और क्यों उन्होंने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बॉम्बे पुलिस की दलील पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए मैंने पहले दीपक जी मैंने कहा कि लोग प्रभु रामचंद्र ने जब सीता को छुड़ाया रावण की कैद से, फिर भी प्रभु रामचंद्र के नागरिक ने कहा कि क्या सीता जी पवित्र है? प्रभु रामचंद्र ने उनको छोड़ दिया। जब शक कोई पैदा करता है और बिहार पुलिस सक्सेस हो गई महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ एक डाउट क्रिएट करने के लिए, मैं उनकी तरफदारी करूंगा बिहार पुलिस की। इस प्रकार देश में दूसरे राज्य की पुलिस की बदनामी ऑन रिकॉर्ड ऑन चैनल मीडिया में कर रहे हो, इससे क्या माहौल बनता है? लेकिन बॉम्बे पुलिस ने भी यह समझना चाहिए, आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी अभी स्टेक पे लगी है और ऐसे हालत में महाराष्ट्र पुलिस ने खुद कहना चाहिए कि चलो अब सीबीआई को इंक्वायरी कर दो। दूध का दूध पानी का नहीं कह रही है ना, यही तो डाउट क्रिएट करता है। नहीं कह रही है, यही डाउट क्रिएट करता है उज्ज्वल निकम जी। दीपक जी इसके लिए कारण यह है कि एक प्रेस्टीज इशू रहता है कि हमारा अधिकार है, हम क्यों नहीं जताएं? अगर बिहार पुलिस बोलेंगे कि हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम ही चार्जशीट करेंगे, जो कानून को मंजूर नहीं है। ठीक है, साहिल भाई हाथ उठा रहे हैं। साहिल भाई मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। सना खान मेरी एक दर्शक दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई है। सना, मेरा सीधा सवाल है, आज के सिंह जी साहब के वकील यानी सुशांत जी के पिताजी के वकील ने दावा किया कि नहीं भाई आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या है। आपको क्या लगता है? आप भी इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो कर रही हैं, आपकी गट फीलिंग और आपका आपकी सोच क्या कहती है? देखिए, जब स्टार्टिंग में न्यूज़ आई थी, सुनना मिला था कि हाँ सुसाइड किया सुशांत सिंह ने, तो तब लगा था कि हाँ हो सकता है कि कर लियो। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही केस आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी पहेलियाँ बनती जा रही हैं, इतने ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो गए हैं कि कभी कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं, कभी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। मतलब कहाँ गुमराह करा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई की जो डिसीजन है वो पूरा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द कल्प्रिट सामने आए, जल्द से जल्द कल्प्रिट सामने आ जाए। सना, बिल्कुल देश की मांग भी यही है। और मैं सीधे साहिल के पास चलता हूं। साहिल, आपको नहीं लगता मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस में टोटल लीपापोती की है? आपको नहीं लगता कि एक एफआईआर तो दर्ज होनी थी? अगर नहीं तो तथ्यों को सामने रखना था कि सुशांत सिंह केस में इन्वेस्टिगेशन अगर हुई है तो किस तरीके से हुई है, मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट पेश करनी थी उनको। दीपक, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें क्या कहते हैं लीपापोती की है, मुंबई पुलिस ने लीपापोती की है। और मुझे इस बात का क्या कहते हैं बहुत अफसोस है इस बात का कि मुंबई पुलिस जो हमारी मुंबई पुलिस जो है वो क्या कहते हैं वर्ल्ड की जो रैंकिंग है पुलिस की, उसमें से एक माना जाता है उसे। और मतलब जो भी है, मुझे नहीं पता ये हत्या है, आत्महत्या है, मैं कोई इसमें अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता हूँ। बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी है वो सामने आना चाहिए। और मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस इज अ वेरी कैपेबल पुलिस, जो मतलब दुनिया की हर एक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सामने ला सकती है। मुझे इस बात पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी क्या कहते हैं 18-19 साल से क्या कहते हैं बॉम्बे में मेरी कर्म भूमि है बॉम्बे, और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं मुंबई पुलिस के प्रति मेरे बहुत क्या कहते हैं नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं सीधे संजय गुप्ता के पास चलता हूँ। संजय गुप्ता जी, पूरी की पूरी सरकार और मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ क्यों खड़ी दिखाई दे रही है, बताइए।
नहीं, रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े होने का सवाल नहीं है, सवाल कानून और संविधान का है। आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज, एडीआर दाखिल करके इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और एडीआर का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। जब किसी हत्या या आत्महत्या में संयस हो, सस्पिशियस हो, तो ये दाखिल की जाती है, वो एफआईआर की तरह ही होती है। लेकिन कुछ लोग बार बार कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर दूसरी बात यह है कि एक जुरिडिक्शन भी होती है। अगर मान लीजिए घटना मुंबई में घटी है तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसको कोई जरूरत लगेगी। सुशांत सिंह के पिता पर क्यों सवाल उठा रहे संजय गुप्ता जी? क्यों कह रहे उनके पिता की 2 शादी हुई थी? किस आधार पे कह रहे ये तो बताइए। नहीं देखिए, उसके विषय में तो संजय राउत जी ने अपने शब्दों को वापस लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी सूत्र के माध्यम से बात आई थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। लिहाज नहीं करेंगे, क्या क्राइम हुआ है उसका भी लिहाज नहीं करेंगे। ये हो क्या रहा है? तो ये इस तरह के एलिगेशन तो लगाने पहले इस तरह के छूट गए, इस तरह के एलिगेशन तो शुरू चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। घर को बीच में मारी आप मत लेके आइए, आप भी राजनीति मत कीजिए। नहीं, आप भी राजनीति मत कीजिए। सुशांत सिंह के केस की बात हो रही है, आप पालघर को बीच में ला रहे हैं। मतलब आप भी राजनीति करेंगे तो कैसे होगा? कोई कुछ भी जो मन में आता है बोल देता है। आपको इनकी बात गलत उतरती है। पालघर का मैंने बता दिया, 20 हत्यारे छूट गए हैं, 20 हत्यारे छूट गए हैं। अभी सीबीआई के पास ऐसे जिसपे वो किसी हो रही है, निर्णय पे नहीं पहुंच सकी। मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, पर मुंबई पुलिस के हाथ किसने बांध रखे? दीपक जी, हमेशा एक कहावत आप बोलते हैं, पुलिस के हाथ कौन बांधेगा? कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, और यहाँ तो पूरा आग लग गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि धुआं भी नहीं हो रहा है। ऐसा आर्गुमेंट कैसे होगा? आपकी सरकार नहीं है महाराष्ट्र में तो यहाँ आग लग गया है। बिहार में आपकी सरकार है एनडीए की, तो वहाँ सही है। वहाँ हत्या डकैती फिरौती आज भी चलती है। मतलब जहाँ आपकी सरकार है वहाँ सब ठीक है। आप किसी भी पार्टी सच्चाई तो आप सामने आने नहीं देना चाह रहे। मुंबई पुलिस को काम नहीं करने देना चाह रहे। मुंबई पुलिस इतनी एफिशिएंट है, उसको काम नहीं सच के साथ तो ये है कि अदालत को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट, अदालत को ये पावर है कि वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे। किस तरह के आर्गुमेंट? आप सीबीआई के माध्यम से, बिहार के माध्यम से बीजेपी का राज करते रहना चाहते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिक्कत क्या है? आपकी पुलिस दूध की दूध पानी का पानी कर दे। उन्होंने बोल दिया कि ये सुसाइड है, सबने क्लीन चिट दे दिया। तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी किसी का नाम घसीट देते हैं, कभी किसी का नाम घसीट देते हैं। तरह तरह की यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं बिना तथ्यों पे, बिना आधार पर। उससे पहले मुझे बताइए, आपको जो लोग रिया चक्रवर्ती, मैंने उज्ज्वल जी से सवाल पूछा, एक बहुत ही काबिल और महंगे वकील को एक डी ग्रेड की एक्ट्रेस 10 मिनट में हायर कर लेती है। आपको लगती है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अब ए ग्रेड क्या होता है, बी ग्रेड क्या होता है, ये तो सही बात आपने बोली है। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि वो लड़की जब उस पे एफआईआर होती है तो फटाक से इतना महंगा हिंदुस्तान के वकील को हायर कर लेती है। दाल पूरी की पूरी काली है। अभी जो है पूरी कवायद चल रही है मुंबई पुलिस को बचाने की। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस को बिहार की पुलिस ने रोका था क्या इन्वेस्टिगेशन करने से डे वन से? क्या मुंबई पुलिस को बिहार की पुलिस ने ये बोला था कि आप इसको 5 मिनट के अंदर सुसाइड बचाने की कवायद चलेगी? क्या मुंबई पुलिस को बिहार की पुलिस ने ये बोला था 5 मिनट में किसने घोषित कर दिया? ऑब्जर्वेशन दी थी, 74 के तहत इसको इन्वेस्टिगेट मत ऑब्जर्वेशन दी थी। आज तक एफआईआर तो तुमने करी नहीं है। किसने बोला था? इन्वेस्टिगेट 57 लोगों की रिपोर्ट ली गई है, 57 लोगों की स्टेटमेंट ली गई है, आपको पता ही नहीं है। बात करने के लिए उसकी मृत्यु के बाद आज आप इस तरीके की कहानियां सुना रहे हो यहाँ पर आकर के, कितनी गलत बात है। आफ्टर ऑल ये एक दो हत्याओं का सवाल है दीपक जी, एक हत्या का भी प्रश्न नहीं है। ये दो ब्रूटल मर्डर हुए हैं वहां पे। दिशा की केस, दिशा आत्महत्या केस, सुशांत की हत्या केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको कैसे पता कि आत्महत्या? साल्यान 1 साल पहले सुशांत सिंह की विसेरा की रिपोर्ट, ऑटोप्सी की रिपोर्ट, दिशा साल्यान जो है 1 साल पहले सुशांत सिंह की राजपूत जी की मैनेजर थी। 1 साल से संजय गुप्ता जी, दिशा साल्यान जो है राजपूत की, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कहने की क्या जरूरत थी मुंबई पुलिस को बिना जांच के कि आत्महत्या है? सामना में लिखने की क्या जरूरत थी आत्महत्या है? मुझे बता दीजिए। आत्महत्या कैसा? देखिए, नहीं, सुन लीजिए आप, इसका जवाब सुन लीजिए आप। देखिए,
एक ऑब्जर्वेशन देना होता है और एक टेक्निकल तौर पर काम करना होता है। मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दाखिल की है उसका मतलब यही है, शक होना कि हत्या है, आत्महत्या है। एक पुलिस ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे जानते हैं, जाने के बाद उनको लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि ये हत्या है, वो उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी, इस ऑब्जर्वेशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए 57 लोगों की जो स्टेटमेंट पुलिस ने ली उसको मीडिया में उजागर नहीं किया। अगर मीडिया में आकर के वो बताते तो कहते हैं देखो सब चीजें बता रहे हैं। एक तरफ उनके हैं ये स्टेटमेंट, जिन लोगों पर शक है उन सबकी स्टेटमेंट तो ली जाएगी, उनकी इंक्वायरी तो की जाएगी। 50-57 दिन हो गए, एडीआर एफआईआर होती है, आपने क्या है वहां पर? एडीआर एफआईआर होती है जहां सस्पेंशन, जहां शक होता है। अच्छा, एडीआर एफआईआर होती है। संजय गुप्ता जी, ये कहां से वकालत सीखी, ये कहां से कानून सीखा आपने? एडीआर एफआईआर होती है। एडीआर जहां पर शक होता है कि हत्या है, आत्महत्या है, वहां पर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ही दाखिल की जाती है। खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर आकर के कह रहे हैं आप मतलब कमिश्नर साहब से बड़े हो गए या ये ममता बनर्जी कमिश्नर साहब से बड़ी हो गई। 174 होती है सीआरपीसी की, हम पढ़े, आप तो पढ़ो मत, आप तो जो मर्जी बोले, हम भी पढ़े, आप तो पढ़े मत। उज्ज्वल निगम साहब से पूछ लीजिए आप, उज्ज्वल निगम साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। आप तो जूनियर वकील हैं, आप लोगों ने सीनियर वकील बैठे हैं। तो वो वृद्ध 74 वर्ष के बेचारे पिता जो आप लोगों पर भरोसा करके बैठे हुए थे, उसके बाद उन्होंने बिहार में एक एफआईआर करी। जैसे ही उन्होंने बिहार में एफआईआर करी, आप लोगों को तकलीफ हो गई, आपके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि आपको पता था कि आप लोगों के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, काले चेहरे दुनिया के सामने आएंगे। संजय राउत जी, उनके बारे में बिहार के अंदर ये राजनीतिक स्तर हो गया। विकास दुबे के एफआईआर बिहार में दर्ज करा दीजिए आप। हत्यारों के आप डिबेट में बहुत देर तक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। उज्ज्वल निगम जी, मुझे बताइए, इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस जिसने दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स केसेस सुलझाए, अजमल अमीर कसाब को जिंदा पकड़ा, इस पुलिस को हो क्या गया है? एक के बाद एक महाराष्ट्र पुलिस की असफलताएं पूरा देश देख रहा है। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपका क्या टेक है इस पर? दीपक जी, जितना आपको मालूम है इस केस के बारे में उतना ही मुझे मालूम है, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट मैटर करती है या इंक्वायरी मैटर करती है तब हमें पता नहीं रहता कि उनको क्या सबूत मिले। चार्जशीट के बाद हम काम करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प से, लेकिन जहां तक बंबई की पुलिस एक्सीडेंट डेथ की इंक्वायरी कर रही थी, बहुत दिन लग गए, ये भी बात सच है और यह भी बात दुखदायक भी है। इतने दिन लगने के बाद बंबई पुलिस क्यों ठोस निर्णय पे नहीं पहुंची? नंबर 1। इन्वेस्टिगेशन की समय सीमा नहीं होती है। आप ये बात भी बता दीजिए। निकम साहब के बीच में मत बोलिए, निकम जी आप बोलिए। इतने दिन लगने के बाद उन्होंने नहीं, निगम साहब को थोड़ा सा करेक्ट भी, जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो समझे ना। आप बताइए, गुप्ता साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? गुप्ता साहब, सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि एडीआर जो होता है वो किस लिए होता है? सवाल यही है कि एडीआर जो है, सवाल यही है कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने एडीआर दाखिल करके इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, ये बता दिए। देखिए एडीआर की इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन, गुप्ता जी, संजय जी, और इंक्वायरी में फर्क रहता है। इंक्वायरी के नतीजे के आने के बाद अगर पुलिस को लगता है कॉग्निटिव ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस को करना पड़ता है। सवाल आज इसलिए मुंबई पुलिस आरोपी के कटरे में इसलिए आ गई है कि इतने दिन लगने के बाद वो किस नतीजे पे आई थी। एक आपने कहा कि सुसाइड तो उनका प्राइमा फेसी ऑब्जर्व। एक बात और उज्ज्वल निगम जी, एक बात और उज्ज्वल निगम जी, एक चीज और, एक सवाल और है मेरा कि जो आरोप जिस तरह के लगे हैं, क्या वो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस हैं? क्या वो नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस नहीं है? जो भी आरोप अभी तक लग रहे हैं जिस भी किस्म के, क्या वो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस में आते हैं? देखिए, सवाल रिया चक्रवर्ती पर है या किसी स्टार पर है? ये सर एक्यूज का मतलब जो उज्ज्वल निगम साहब, मेरा एक बड़ा सप्लीमेंट्री सवाल है, बहुत छोटा सा। जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर कुछ तथ्यों के आधार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और अगर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं तो इसको बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस बनाने की बजाय
मुंबई पुलिस उसी जांच का दूध पानी का पानी कर देती। उनको तो जांच से किसी ने नहीं रोका था, तो उन्होंने जांच क्यों बंद कर दी? उन्होंने आगे केस क्यों नहीं बढ़ाया? अगर उनके पिता ने ये कराया था और बिहार पुलिस टेक्निकली गलत थी तो कोर्ट चली जाती। रिया चक्रवर्ती का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? बिहार पुलिस ने, बंबई पुलिस ने जांच क्लोज कर दी, ये कहना गलत होगा। सर मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन पिताजी के एलिगेशन सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने क्या किया? क्या उस लाइन पर एक भी इन्वेस्टिगेशन की? जवाब है नहीं। कि इसके बारे में मुझे पता नहीं। एलिगेशन भी तो देखिए ना आप किस तरह के हैं। संजय गुप्ता जी, मैं निगम साहब से पूछ रहा हूं। जादू टोना करके अपने कब्जे में कर लिया। भाई एक पिता की कुछ भी आरोप लगा सकता है। बिहार के अंदर जो उन्होंने लिखा, नहीं बिल्कुल ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, उनमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा। संजय गुप्ता जी, आपके घर में नहीं हुआ है इसलिए आप भाषण दे सकते हैं टीवी पर बैठकर। आपके घर में नहीं हुआ है इसलिए आप भाषण दे सकते हैं टीवी पर बैठकर। सबके घर में जिस पर होता है ना उस पर बीतती है। उससे सभी प्यार करते हैं, अपने मरे स्वर्ग मिलता है, कहते हैं बड़े बूढ़े। आप ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए आप बीजेपी के लोगों को उनका दुख है, सभी को उनके जाने का दुख है। बहुत कमजोर केस लड़ रहे हो आप। सुशांत सिंह राजपूत हर किसी के दिल पे राज करते हैं, कोई भी उनके खिलाफ नहीं है, कोई भी उनके दुश्मन नहीं है। तो महाराष्ट्र पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देती ना, किसने रोका था? सुशांत भाई, अभी सुदेश भाई बोल रहे थे आपको, आपके पास जवाब नहीं था। 57 कर देती दूध का दूध पानी का पानी, किसने रोका था? तो मिले, मैं यही सवाल सब आपसे पूछता हूं। एलिगेशन लगाए थे, मुंबई पुलिस बता देती कि हमारी ये फाइंडिंग्स है। दिक्कत क्या थी? पॉलिटिकल इशू बनाने की क्या जरूरत थी इसको? बता दीजिए किसको बचाना है, किसके कारण पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, सब लोग जानते हैं। मुंबई में किसी से ही पूछिए, बता देंगे आपको किसको बचाना है। क्या बताइए ना, नाम बोलने लग जाओ। मैं निकम साहब से जवाब ले लूं, आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, और ये क्यों कर रही है मुंबई पुलिस समझ के बाहर है? दीपक जी, आपका सवाल अफवाह फैलाने का काम तो कोई नहीं आपसे ही है सर। दीपक जी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता कि बंबई पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं ये जरूर मानता हूं कि बंबई पुलिस पे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन मैं उसे ह्यूमन एरर कहता। अब सवाल ये हो गया है कि बंबई पुलिस का प्रेस्टीज ईगो इशू आ गया है, बिहार पुलिस, बिहार तो उनका प्रेस्टीज ईगो इशू है। जांच किसने करना चाहिए, ये बड़ा कानूनी सवाल है। और जहां तक मैंने कई बार बताया कि कानून की स्पष्टता क्या है, और इसीलिए अगर बिहार सरकार को लगता था कि कानून इन्वेस्टिगेशन का उनका अधिकार है, तो सीबीआई को क्यों जांच दे दी? सीबीआई को जांच दी क्योंकि बिहार सरकार को मालूम था कि अगर जांच सीबीआई के पास ऊपर नहीं रिकमेंड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये जांच पूरी बंबई पे दे देगी। और इसीलिए बिहार सरकार ने एक सोची हुई, मैं कहूंगा मूव उन्होंने की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती ने भी कहा कि सीबीआई से जांच होनी, हमें कोई हरकत नहीं है। बिहार सरकार कह रही है, महाराष्ट्र सरकार ने जो पक्ष रखा है कि कानूनी अधिकार महाराष्ट्र सरकार को, बंबई की पुलिस को है जांच के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला देता है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इसे मानेगी, और इसलिए देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला दे। नहीं उज्जवल जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा और बड़ा टू द पॉइंट ये सवाल है। अगर आप डाउट में आ जाते हैं, आपने बोला प्रेस्टीज की लड़ाई है, मैं समझ सकता हूं, नाक की लड़ाई होती है, साख की लड़ाई होती है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मुंबई पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी तो दिख रही है ना कि 50 दिन के बाद उसने कुछ नहीं किया, ये तो सबके सामने है। दीपक जी, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए बंबई पुलिस ने? देखिए, सुशांत के पिताश्री ने एबेटमेंट टू सुसाइड की केस लगाई है। बंबई पुलिस ने 42 विटनेसेस एग्जामिन डेथ इंक्वायरी में किए, इंक्वेस्टिंग इंक्वायरी में। कौन कौन से विटनेस को एग्जामिन किया अपने हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। उस इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला, ये बंबई पुलिस ने खोलकर बाहर नहीं आए। इसलिए हम आरोप नहीं कर सकते बंबई पुलिस पर कि उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की। हाँ, एक बात जरूर है आपका कहना दीपक जी कि जब डाउट के घेरे में आ जाते हैं तब खुलकर बाहर आना चाहिए, जो खुलकर नहीं बाहर आ रहे और इसलिए डाउट ज्यादा जा रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकम जी। मुझे पता है आपका वक्त इतना ही था, लेकिन मैं फिर से बहस को खोलता हूं। मेरे साथ अंकित आचार्य जुड़ेंगे, जो सुशांत के पर्सनल हेल्प रहे हैं 2 सालों तक, सुशांत के साथ उसी कमरे में सोया करते थे। उनके क्या क्या रिविलेशन है उस पर आऊंगा, लेकिन ममता काले जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, संजय गुप्ता जी ने इतने तर्क दिए, आपको कुछ गले उतरता है इनका कोई भी तर्क? नहीं दीपक जी, मुझे तो कुछ भी गले नहीं उतरता। इनफैक्ट अभी निकम जी बहुत सीनियर वकील हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। आई एम श्योर वो अभी उनका वक्त खत्म हो गया, वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो बात बोली मुंबई पुलिस के लिए ह्यूमन एरर वाली, वो मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर हिंदुस्तान की फौज अगर ये ह्यूमन एरर की बात कर लेना दीपक जी, तो आज चाइना गलवान से यहां होती। तो इस तरीके की बातें मुंबई पुलिस के लिए बोली जाए सही नहीं। और कितने ह्यूमन एरर्स, फरवरी 19 से फरवरी 25 तक उनके परिवार ने उनको सूचनाएं दी कि उसकी जिंदगी खतरे में है, रिया उसको ओवर पावर कर रही है, उसको पागल घोषित करने की कोशिश कर रही है, उसको बचा लीजिए आप। देखिए, चलिए आपने उस वक्त उस चीज का ध्यान नहीं दिया, लेकिन 25 फरवरी से 14 जून तक उस लड़के की मौत हो गई। तो आपके पास ये वैलिड इंफॉर्मेशन फरवरी में थी परिवार से, आपने फिर क्यों नहीं उसी दिन इसकी एफआईआर करवाई अंडर सीआरपीसी 174 और आपने सुसाइड क्यों बोला? देखिए, ह्यूमन एरर की बात ही नहीं है, ये सोची समझी चाल है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी निकम जी ने कि सीबीआई के लिए रिया मान गई है। नहीं, आज जो है उसने यू टर्न कर दिया है टॉप कोर्ट में। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को रिया ने बोला है कि उसको सीबीआई नहीं चाहिए, और उसने ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूछी कि तुमने तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी को ट्वीट करके बोला था कि मुझे सीबीआई चाहिए, तो अब क्यों नहीं चाहिए? तुम नहीं चाहते कि सीबीआई हो, तुम नहीं चाहते कि बिहार पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट के चेक करे। ऐसी क्या सांठगांठ है कि तुम सिर्फ ये चाहती हो कि मुंबई में इसका इन्वेस्टिगेशन हो? अगर आप पाक साफ हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं करी, चलो हाइपोथेटिकली मान लिया, तो फिर आप जाने दीजिए ना, सीबीआई को करने दीजिए, बिहार पुलिस को, क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट संजय गुप्ता जी क्या जवाब है? ममता काले जी टू द पॉइंट बात कर रही हैं, टू द पॉइंट बताइए। नहीं, टू द पॉइंट नहीं। ये तो ऐसा कि रिया चक्रवर्ती ने तो आज भी अपना एफिडेविट दाखिल किया है कि अगर अदालत आदेश करती है तो भले सीबीआई जांच हो जाए। अरे अदालत आदेश कर देगी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के हाथ में कहां रहेगा जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं संजय गुप्ता जी? अदालत जब आदेश कर देगी तो आपके हाथ में भी कहां रहेगा? किसी को बचाने की कोशिश नहीं है। थोड़ा ऊपर के माले से भी कांटेक्ट रखा करिए। किस तरह के नहीं हमारे नहीं, अगर अदालत आदेश कर देगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती ने ये बोल के सुप्रीम कोर्ट को क्या एहसान कर दिया बताइए? क्या एहसान कर दिया रिया चक्रवर्ती ने बोल के सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, एहसान नहीं किया। तो ये क्यों कह रही है कि उन्होंने ये कह रही है? नहीं तो ये तो गलत बात कह रही है। ये तो उन्होंने याचिका दी थी कि मुंबई पुलिस से इसकी जांच कराई जाए। खुद लिख के दिया, उन्होंने याचिका दी थी कि मुंबई पुलिस से जांच कराई जाए। क्योंकि बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज की थी, संजय गुप्ता ने बिहार की कोई जुडिक्शन नहीं बनती, बिहार के खिलाफ दी थी। अब जुडिक्शन पर आ गए, क्योंकि बिहार पुलिस मुझे बताओ दुनिया की सबसे काबिल पुलिस मुंबई पुलिस के हाथ में हथकड़ी किसने बांधी है? संजय गुप्ता बताइए। हथकड़ी किसने बांधी है? या महाराष्ट्र सरकार हथकड़ी मुंबई पुलिस के हाथ में किसने बांधी है? संविधान ने बांधी है। संविधान ने बांधी है कि कार्य संविधान ने बांधी है? भाई मृत्युंजय जी बताइए, संविधान ने मुंबई पुलिस के हाथ बांध रखे? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये अपना मतलब किस तरीके क्या बोल क्या रहे हैं? इनको ये जितने भी संजय नाम के लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? एक संजय राउत, एक संजय गुप्ता, ममता काले जी जवाब दीजिए। आप गलत बातें बयान करती हैं। रिया चक्रवर्ती ने एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है कि भाई सीबीआई अगर अदालत आदेश करती है तो सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। अरे अदालत आदेश कर देगी तो रिया चक्रवर्ती क्या कर लेगी? शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। अंकित वो शख्स हैं जो 2 साल सीबीआई जांच ऐसे 6700 केस पेंडिंग है सीबीआई के अंदर, जिसके अंदर आज तक डिस्कस में नहीं पहुंच सकी सीबीआई। वो उनके पर्सनल केयरटेकर थे, पर्सनल केयरटेकर। बॉलीवुड में इसका बड़ा महत्व होता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, शेड्यूल को याद दिलाना है, नहीं दिलाना है, ये पूरा काम अंकित का होता था। अंकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस सुशांत सिंह राजपूत को आपने देखा, आपने समझा, आपने उनका इतना ख्याल रखा, और उन दिनों में जब वो टॉप के हीरो हुआ करते थे, क्या आपको लगता है उस जैसा व्यक्ति कभी आत्महत्या कर सकता है? आज उनके परिवार ने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने
उनकी हत्या हुई है, बेल्ट के निशान गले में थे, ये उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली ये सुसाइड नहीं कर सकते भैया, ठीक है। जब मैं वहाँ रहता था तो भैया को मतलब एक परिवार टाइप का एकदम प्यार चाहिए था उनको, मतलब डिप्रेस टाइप के एकदम नहीं थे, ओके। तो जब मैं वहाँ था तो हम लोग के साथ खेलना, खाना और संग में मैं उनके साथ सोता था उनके बगल में, क्योंकि 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप के लिए। वो 45 लाख का एक टेलीस्कोप लेते थे, मतलब वो देखते थे मून, सैटर्न, ये सब देखते रहते थे। एंड उनको महामृत्युंजय का मंत्र का एक मतलब उनको एक बहुत शौक था, महामृत्युंजय मंत्र सुनते रहते थे वो मन में। तो फिर वो मतलब एक ऐसा परिवार का मतलब भूला हुआ मिला हुआ इंसान थे, मतलब एकदम हंसी खुशी थे। जब ये रिया आने के बाद इनको मतलब क्या हो गया कि वो जो पहले जो सुशांत सिंह राजपूत थे, मतलब वो उनके जो हंसी जो चेहरा था वो उड़ गए थे, जो लास्ट टाइम में मैं देखा था। तो पहले जैसे जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो उनका जो चेहरा हंसता हुआ खेलता हुआ, मैं भी उनको बड़ा भाई जैसे मानता था, वो मुझे छोटे भाई जैसे मानते थे। मतलब एक ऐसा परिवार हो गया था, मतलब रिया आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब एक रिया आई तो फिर मतलब अचानक सा उनका मतलब होश उड़ गया, मतलब चेहरे की हंसी की गायब हो गई। और मतलब ऐसे ही मतलब उनका जो डिप्रेस होता है, पहले से डिप्रेस नहीं थे, अभी देखिए अभी डिप्रेस है। जब मैं लास्ट टाइम देखा था तो उनको मतलब पूरा चेहरा एकदम पूरा डिप्रेस था। आपको क्या लगता है अंकित, जो परिस्थितियां बनी, आपको किन परिस्थितियों में नौकरी से निकाला गया और किसके द्वारा निकाला गया? एक्चुअली मैं भैया से पूछ के गया था, 15 दिन के लिए मैं गया था छुट्टी पे कोई काम से। तो फिर मुझे लेट हो गया आने में। तो जब मैं आया तो सुशांत भैया कुछ ट्रिप पे चले गए हुए थे। तो जब मैं आया तो वहाँ के जो स्टाफ मतलब नीचे जो गार्ड थे वो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर जब उनका एक स्टाफ आया नीचे तो उनसे पूछा कि भाई आप पुराने स्टाफ को ये सब निकाल दिया सुना मैंने हाँ न्यू हायर किए हुए हैं हम लोग, मैडम ने न्यू हायर किया हुआ है स्टाफ, जो पुराने स्टाफ है उनको हटा दिया। क्यों, मुझे जानना है। तो नहीं अभी भैया मतलब सुशांत सर गए हुए हैं बाहर, जब आएंगे तो पूछ लेना उनसे या मैडम से पूछ लेना। तो मैंने फिर वहाँ से मैं चला गया एंड मैंने फ़ोन भी लगाने की कोशिश की सुशांत भैया को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर जब मैं लास्ट टाइम कम से कम जब फिर अक्टूबर में मैं गया उनके साथ, तब तक आ चुके थे सुशांत भैया। जब मैं आने के बाद फिर सुशांत भैया मुझे देख लिए तो फिर मुझे ऊपर लेके गए अपने फ्लैट पे। तो मुझे वो बोले कि क्या हुआ, मैंने बोला कि गुस्सा से कि 2 मंथ का सैलरी मेरा बाकी है। तो ठीक है, ऊपर लेके गए तो फिर मुझे अकाउंटेंट से उन्होंने बोला कि ये दे दो एंड अलग से 50,000 भी दिए मुझे अलग से। तो फिर आने के बाद जब मैं देखा उनके स्टाफ पे मैं ध्यान नहीं दिया, तो उनका जो मतलब सुशांत भैया का जो नेचर मतलब जो उनका जो पोस्टर वो देखा, तो जो सुशांत भैया का जो पहले जो हंसी खेलता हुआ चेहरा जो मैं देखा, क्योंकि मैं साल से उनको जानता हूँ, तो वो सुशांत भैया थे एकदम डिप्रेस टाइप में थे एंड रूम में एकदम छटपटी सा लगना, एकदम मोबाइल चला के ऐसे फेंकना, डिप्रेस से ऐसा रहना। तो उनको ऐसा मैं देखा, भले कि मेरा फ़र्ज़ था कि उनसे जाके पूछूं भैया आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि न्यू स्टाफ है, मुझे जाने नहीं देंगे उनके पास। तो मैंने फिर एक्शन ऐसा मैंने नहीं लिया। तो मैंने सैलरी लिया, फिर मैं वहाँ से भैया को बाय करके भी मैं गया। तो एक्चुअली जब मैं बाय करता था भैया को तो स्माइल से हंसी करके हाय बाय बोलते थे, तो वो भी नहीं था उनके मुंह पे, तो खाली ऐसे हाथ उठा के बाय बोल दिए, फिर मैं चला गया वहाँ से। आपको क्या लगता है, आप खुद उस दिन बांद्रा के उस फ्लैट में गए थे जहां पर सुशांत जी के साथ ये हादसा हुआ, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा, आपको क्या जानकारी मिली? आपने कहा कि उनके कुत्ते की बेल्ट उनके गले पर थी, ये जानकारी आप तक कैसे पहुंची? देखिए, जहाँ डेथ हुआ था भैया का, तो वहाँ मैं था नहीं, मैं काफरी हाइट की बात कर रहा हूँ। वहाँ मतलब उस यहाँ आने से मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, वो जो दूसरे फ्लैट में थे। तो फिर जब मैं गया उधर, तो जाने के बाद मैंने ये सब किया, फिर वापस आया। तो फिर मैंने जब लास्ट टाइम मैंने मार्च में भी कॉल किया था उनको, फ़ोन करने के लिए कोशिश किया था कि भैया आपसे पूछने के लिए कि भैया आप अच्छे हैं कि नहीं, कैसे हैं, एंड मैं आ सकता हूँ कि नहीं काम पे। तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, रहा बात कि बेल्ट की बात, तो मैंने तो पहले ही मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। आज तो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मैंने ये तो सुना नहीं, बट मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके बोल दिया था कि ये फज के बेल्ट के मतलब उनका जो प्रिय डॉग था फज, लैब्राडोर ब्लैक कलर के थे, तो वो उनका जो बेल्ट था रेड कलर का,
उनसे दबाया गया, क्योंकि मैंने वो देखा फोटो पे कि उनका जो मतलब बक्कल का जो मतलब बेल्ट का जो राउंड रहता है वो पूरा राउंड है, एंड उनका जो बक्कल है लोहा का, फज के जो लोहा होते हैं ना गोल राउंड सा, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड साइड से आँख पे मैंने देखा कि आँख पे कोई पंच मारा हुआ है, एकदम रेड कलर का पूरा दाग है उनका। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आदमी अगर फांसी लगाता है, सुसाइड करता है, ऑफकोर्स आपको भी मालूम होगा, जब वो अगर वो फांसी लगाते हैं तो फांसी लगाने का यू शेप में आता है, तो यू शेप में थे नहीं थे वो, मतलब ओ शेप में, मतलब पीछे से दबा के मारे हैं किसी ने, पीछे से दबा के मारे, तो उनका ओ शेप में आता है। एंड जब फांसी लगाते हैं तो नॉर्मल सी बात, उनके आँख बाहर निकल आती है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह से छाछ निकलने लगता है, वो कुछ नहीं था उनके इधर। तो मतलब मैं क्योंकि सीधे चलता हूं, मेरे साथ मतलब दो बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ विक्रम सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं, साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। 26 पॉइंट के साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने विक्रम सिंह यादव जी आपको समझाया कि उनको क्यों यह हत्या लगती है, और आज पिताजी के वकील विकास सिंह ने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। किसी भी एक पॉइंट का सेटिस्फैक्टरी जवाब आज तक मुंबई पुलिस क्यों नहीं दे पाई? 50 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या किया मुंबई पुलिस ने? दीपक जी, देखिए, शुरू में जब ये वाकया हुआ था तो उस टाइम किसी को नहीं लगा कि ये हत्या है। उस टाइम तो सारा कुछ सबको यही लग रहा था कि ये आत्महत्या है। उस टाइम अगर किसी को अगर जरा सा भी शक था तो किसी को बोलना चाहिए था उस टाइम। काफी दिन बाद ये सब चीजें आ गया, बाद में ये सारी बातें एक करके आई हैं। अभी जैसे उनके असिस्टेंट भी बोल रहे थे, ये सब पता नहीं किस हिसाब से सारी बातें कर रहे हैं। जब इनको पता था कि डिप्रेस है या कोई प्रॉब्लम है तो इन लोगों को तब संभालना चाहिए था। अरे भैया, 25 फरवरी को उनके पिताजी ने व्हाट्सएप पर बताया था मुंबई पुलिस को कि उनकी जान को खतरा है। क्या किया आपकी मुंबई पुलिस ने? अगर 25 फरवरी को बताया गया था पुलिस को, तो उस आधार पर आगे की जांच क्यों नहीं हुई? क्यों पूरे बॉलीवुड को बुला के आप पूछते रहे? क्यों रिया चक्रवर्ती की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? क्यों उनके बैंक खातों की जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई तो तथ्य देश के सामने क्यों नहीं आए? दीपक जी, पुलिस ने कहा था कि रिटर्न में कंप्लेंट दो, रिटर्न में मांगी थी, नहीं दी। दूसरा ये था कि ये फिल्म वाले महेश भट्टने का, मुकेश भट्टने का कि भाई डिप्रेशन में है और ये परवीन बाबी की तरह इनका हाल हो सकता है, तो ये फिल्म वाले कोई भी जब सामने नहीं आए। अभी आके गला फाड़ रहे हैं, कोई अपने आप को समाज सेवा सोशल वर्कर कहता है, कोई कुछ कहता है। इन लोगों ने क्या किया भाई? इनको लग रहा था जब डेड बॉडी थी, नॉर्मल आदमी कई बार ऐसे डेड बॉडी किसी के साथ हो जाता, न्याय नहीं मिलता तो कैसे जाम लगा देते हैं, कैसे कुछ कर देते हैं। ये लोग कहां थे? इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी अगर ऐसा इनको था। बॉम्बे पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस चीज को इन्होंने रुकावट डाली उसमें। ठीक है, के शर्मा जी, इनका कोई तर्क आपके गले से उतरता है? आप पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना ने आपके साथ सरकार तोड़ दी है, तो आप लोग सीबीआई की राजनीति कर रहे हैं, पर इनका कोई तर्क आपके गले उतरता है? ऐसा है कि दीपक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार यादव जी को थोड़ा बंद करा दीजिए। वो इतना देर वो बोले हैं, मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं यादव जी। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो शिवसेना की वहां पर सरकार है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैं 55 दिन बाद इस डिबेट में पहली बार शरीक कर रहा हूं, और इसलिए शरीक किया आज की मुझे आश्चर्य हुआ है कि इसमें कोई प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक आम आदमी के रूप में मेरे दिमाग में 2 प्रश्न हैं, और मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर मैं एक राजनीतिक प्रश्न जरूर रखूंगा। जिस दिन जो है बिहार के पुलिस ने केस दर्ज किया, आप यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसके एक दिन पहले करण जौहर के शायद किसी मैनेजर या उनकी कंपनी के किसी को बुलाया था जांच के लिए। उसके पहले आप रोज टीवी में न्यूज हम लोग सुन रहे थे, किसी निर्माता के यहाँ किसी निर्देशक को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। और ये भी शायद मैं गलत ना हूं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से ही मैं कह रहा हूं कि जिस दिन बिहार में केस दर्ज हुआ उसके दूसरे दिनों करण जौहर को बुलाने वाले थे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव जी की बॉम्बे पुलिस की जो जांच की दिशा बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन क्या कारण हुआ कि जब आपकी जांच की दिशा इतनी सही थी तो जिस दिन बिहार ने पुलिस दर्ज किया केस, उसके बाद से लेकर आज तक आपने किसी निर्माता, निर्देशक, किसी को बुलाया? किसी के सामने आज भी आपका उस दिन यदि पुलिस कमिश्नर साहब की यदि आप प्रेस सुन लें
था कि 57 लोगों का बयान लिया है, आज भी इनके 57 लोगों के ही बयान हैं। तो आपकी दिशा जब बिल्कुल सही थी तो आपने अपनी जांच क्यों रोकी? आपने अपनी जांच क्यों नहीं आगे बढ़ाई? आपको क्या फर्क पड़ता है बिहार पुलिस यदि कुछ भी कर रही है तो आप उसका निर्णय तो कर लेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी से बहस खोलेंगे कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच बिहार पुलिस की एफआईआर के बाद क्यों बंद कर दी। के शर्मा जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन एक क्विक कमेंट प्रकाश सिंह पटना से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश सिंह जी, ज्यूरिडिक्शन पर मामला अटक रहा है, वो एक दूसरी बहस हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से जांच की है, क्या एक वकील के तौर पर आपके गले उतरती है? जी नहीं, किसी तरह से ये उचित नहीं है, इसलिए कि 174(2) सीआरपीसी के तहत फोर्थविथ उनको रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को, और 45 दिन तक लटकाने का कहीं कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी चीज है कि ये जो जुरिस्डिक्शन की बात कह रहे हैं, तो 181 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी कहता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जहां रिसीव होनी थी वहां पर भी जुरिस्डिक्शन लाई करता है, इसलिए बिहार पुलिस का बिल्कुल ही जुरिस्डिक्शन था। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं ले जाऊंगा सिंह साहब के आगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।